नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने भारत को ना इंटरनेशनली प्रेशर में डाल दिया। प्रेशर में कैसे डाला? देखो, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि रशिया ने यूक्रेन में जो एरिया कब्जा रखे हैं वहां पर वोटिंग कराई, रेफरेंडम करवाया, और इस रेफरेंडम के दौरान एक इंडियन ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद था। वेस्टर्न मीडिया ने इस पर बहुत आर्टिकल छापे। यूएसए यूके के जो कई एक्सपर्ट्स हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इन्होंने इंडिया पे आरोप भी लगाया कि देखो इंडिया ये जो ऑब्जर्वर है क्यों भेज रहा है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अपने आप में ये मूव तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। पुतिन को ये समझ में आ चुका है कि यूक्रेन की सेना आज के समय इतनी स्ट्रांग है कि ये जो एरिया कैप्चर कर लिया यही बहुत है, इसके आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा सिंस इंडिया और चाइना डायरेक्टली कह चुके हैं कि जंग का समय ये नहीं है, जो भी आप अभी कर रहे हैं ख़त्म करो, पीस की बात स्टार्ट कर दो, तो रशिया ने अब ये डिसाइड किया है कि जो ये 4 रीजन है, लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजा, खेरोसन, इन सब को ये रशियन फेडरेशन में मर्ज कर देंगे। तो रशिया ने यहाँ पर रिसेंटली इलेक्शन रखवाए। इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है। रशिया ने कहा कि खेरोसान में 87% लोगों ने कहा कि ज्वाइन करना है इनको रशिया, ज़ैपोरिज़ा में 93% में, दोनेस्क में 99% और लुहांस्क में 98%। हालांकि रशिया ने ये बात मानी है कि कई इलाके जो इन्होंने रिसेंटली कब्जाए हैं वहां पर टोटल पॉपुलेशन जो है उसके सिर्फ 3 से लेकर 4% के आसपास लोगों ने वोटिंग करी है। क्योंकि देखिए डर बहुत ज्यादा है। आप इमेजिन करके देखो वो लोग क्या सोचकर वोट करें। कल को अगर मान लो कि यूक्रेन की फोर्सेस आती है और रशिया को धकेल कर ये एरिया वापस कैप्चर कर लेती है, तो उस केस में क्या होगा कि इन पर केस हो सकता है देशद्रोह का, कि इन्होंने देश तोड़ने के लिए वोट किया। तो कई लोग यहाँ पर डरे हैं, कई लोग बस घर के अंदर बैठे हैं। और रशिया ने यह बात खुद एडमिट करी है कि इनके रेफरेंडम में वोटिंग परसेंटेज काफी कम थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया इस वोटिंग को मानता नहीं है। फ्राइडे मतलब कि कल व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर फॉर्मली इन इलाकों को रशियन फेडरेशन का पार्ट बना दिया जाएगा। रशिया ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इस वोटिंग के बाद अगर कल को यूक्रेन ने इन इलाकों पर अटैक किया तो रशिया सीधा न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा, क्योंकि उस केस में यूक्रेन डायरेक्टली रशिया की धरती पर अटैक कर रहा होगा। मगर आप समझ सकते हैं ये जो तरीका है रशिया के काम करने का ये गलत है। यूनाइटेड नेशंस ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये शैम इलेक्शंस है। शैम का मतलब होता है नकली इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो एरिया रशिया ने कब्जाया है ये डिस्प्यूटेड नहीं था, ये प्रॉपरली यूक्रेन की टेरिटरी थी। इन्होंने फोर्सफुली यूक्रेन के सैनिकों को यहाँ से भगा दिया, फिर वोटिंग करवा दी यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशंस रशिया के सख्त खिलाफ है। अब ऐसे टाइम में आप इमेजिन कर सकते हो सारी दुनिया की नज़र जाती है भारत पर, यूएसए का मित्र मुल्क। भारत इस केस में क्या कहेगा? तो मीडिया पहुंच गया डॉक्टर एस जयशंकर के पास कि बताओ रशिया ने ये सब कर दिया है, निंदा करते हो? जयशंकर साहब ने बहुत ज़्यादा एक नपातुला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वेट एंड सी, क्योंकि अभी देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस टॉपिक पर और डिस्कशन होने हैं। तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो प्रॉपर पोजीशन है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखेगा। मगर वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर शांत नहीं हुआ। इन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया कि पहली बात तो इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये इस रेफरेंडम की आलोचना नहीं करते। दूसरी बात न्यूज़ ये भी आ रही है कि जब डॉनबास रीजन में रेफरेंडम हो रहा था तब इंडिया की तरफ से एक ऑब्जर्वर भी यहाँ पर मौजूद थी। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा भारत सरकार ने अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस वोटिंग को देखने के लिए नहीं भेजा। रशिया ने क्लेम किया है कि कोई इंडियन ऑब्जर्वर आया था, मगर वो इंडियन ऑब्जर्वर भारत सरकार से रिलेटेड नहीं है। जिस इंडियन ऑब्जर्वर की बात रशिया कर रहा है ये है पूर्णिमा आनंद। पूर्णिमा आनंद ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की प्रेसिडेंट है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर स्टडी करता है और प्राइमरली इनका फोकस होता है ब्रिक्स कंट्रीज पर। मगर ब्रिक्स ग्रुप के साथ ऑफिशियली ये जो एनजीओ है जुड़ा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा आनंद जी ने ये बात खुद कह दी हो वहाँ पर कि मैं भारत सरकार की हूँ। इन्होंने भी ये बात रशिया को कैटेगोरिकली कह दी थी कि ये एक एनजीओ है, हम भारत सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं। मगर फिर भी रशिया ने, आप देखोगे, प्रेजेंट ऐसे करी है बात कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है इनके रेफरेंडम में। और एक बार रशिया ने ये बात बोल दी तो वेस्टर्न मीडिया को एक मुद्दा मिल गया इंडिया को घेरने का। इन्होंने कहा कि देखो इंडिया ने ऑब्जर्वर भेज दिया, इंडिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर रशिया के गलत कामों को। और यहाँ पे वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, वेस्टर्न मीडिया के उछलने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जब 2014 में ना रशिया ने क्राइमिया रीजन कब्जा कर रेफरेंडम करवाया था, क्योंकि अभी तो देखो रेफरेंडम हो रहा है इन इलाकों में, ठीक है,
मगर ये जो नीचे क्राइमिया का रीजन है, यहाँ पर रशिया ने रेफरेंडम करवाया था 2014 में, क्योंकि 2013 में रशिया ने ये पूरा रीजन कर लिया था कैप्चर। तो उस टाइम देखा गया कि इंडिया ने कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये रेफरेंडम हुआ उसके कुछ ही हफ्तों बाद व्लादिमीर पुतिन की इंडिया में एक विजिट थी। पुतिन भारत में आए और अपने साथ अपने डेलीगेशन में एक क्राइमिया के लीडर को भी लेके आ गए, इंडिया को बिना बताए। वर्ल्ड मीडिया ने बात पकड़ ली और इंडिया की आलोचना हुई कि देखो जो इलाका रशिया ने कब्जाया है उसी के लीडर को इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई। उसके अलावा इंडिया ने कभी भी क्राइमिया रेफरेंडम की आलोचना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं करी। इंडिया ने ये कहा लिटरली कि रशिया के भी इंटरेस्ट हैं, रशिया के भी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं इस इशू को लेकर, तो दोनों साइड्स की बात सुननी होगी हमको। हम किसी भी यूनिलैटरल मेजर का सपोर्ट नहीं करेंगे रशिया के अगेंस्ट। इंडिया ने यह भी कह दिया कि क्राइमिया रेफरेंडम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ने जो रशिया पे सैंक्शन लगाए हैं, इंडिया इसका भी सपोर्ट नहीं करेगा। मगर 2014 का इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट था। इकोनॉमिकली हम उतने पावरफुल नहीं थे जितने हम आज के समय हैं। आज के समय यूके से बड़ी हम इकोनॉमी बन चुके हैं, क्वाड रिफॉर्म हो चुका है, इंडिया का स्टैचर ऑल टुगेदर बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वर्ल्ड मीडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडिया के मूव्स पर कि क्या इंडिया अभी भी रशिया का पक्का मित्र मुल्क बन के खड़ा रहेगा या फिर इंडिया रशिया की आलोचना करेगा। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, इंडिया को क्या स्टांस लेना चाहिए? क्या हमें रेफरेंडम के खिलाफ बात करनी चाहिए या फिर अभी भी 2014 की तरह रशिया का समर्थन ही करना चाहिए? याद रखिएगा 2014 से लेकर 2022 में सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। चाइना का अग्रेशन बढ़ चुका है, यूएस के साथ रिलेशंस और डेवलप हो चुके हैं। तो बहुत से फैक्टर्स को आपको काउंट करना है। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि शुड इंडिया सपोर्ट दिस रेफरेंडम और नॉट। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज़ पर मंथ का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।